जो कि चुनाव नतीजे आए और अलग अलग नतीजे देखने को मिला। तो झारखंड में तो उन्होंने काफ़ी जो है विपक्ष के साथ चली गई वो रिजल्ट, और महाराष्ट्र में ठीक उलट उस तरीके से रिजल्ट आया जहाँ पे इनको भारी बहुमत मिल गई, जैसे कि जो है बीजेपी को। और एक चीज इसमें ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से पत्रकार जो अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम इस चीज को बहुत संक्षेप में ही देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मेरे व्यक्तिगत राय में तो ज्यादा कुछ आश्चर्यजनक है नहीं। अगर मेरा व्यक्तिगत राय ये था कि कुछ नजदीकी होने वाला है चुनाव, और कुछ हद तक जो है एकनाथ शिंदे को भी ज्यादा बढ़त मिलेगा, और इनको बीजेपी को शायद इतना बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, और बीजेपी को बहुत ज्यादा मिला और इनको कम मिला। तो मैं इस चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये यहाँ पे ये नैरेटिव नहीं गया कि जो है मराठा वर्सेस गैर मराठा, जैसे कि हरियाणा में हुआ, ये नैरेटिव तो नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे इसकी सीधा सीधा जो असर ये हुआ कि आज शरद पवार की जो ये था राजनीति था, उनका करीब करीब अंत होने जा रहा है अगर देखा जाए तो। ये राजनीति अगर देखा जाए तो पवार जी 80s में आए इस चुनाव में, और पहली बार जो है बीजेपी को 95 में विक्ट्री मिला, और बाद में जो है 2014 को बीजेपी को फिर से जो है जीत मिली। और पवार राजनीति की ये शायद अंतिम पारी है अगर देखा जाए तो, दोनों गुट की। अब दो गुट स्प्लिट हो चुके हैं यहाँ पे वहाँ पे। तो वहाँ के गुट जो है अब ज्यादा जो अजीत पवार भी है अगर देखा जाए तो उनको भी ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भी उसी तरह से बने रहेंगे क्योंकि उनकी भी ज्यादा कुछ है नहीं अगर देखा जाए तो। मैं इस चीज को अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, जिसको काफी कम लोग इस चीज को मान के चलते हैं, और दो पक्ष के भी जो है इस नैरेटिव को कहने से बचते हैं अगर देखा जाए तो। ये नैरेटिव क्या है? पहली बात तो ये है कि मोदी जी की राजनीति, पहले जो उनकी एंट्री हुई वहां पे विकास पुरुष के नाम के एंट्री हुई। बाद में 10 साल में उन्होंने जो है हिंदुत्व और जो भी कोर वोटर की जो भी एक मांग थी उनको भी उन्होंने पूरी करके दिखाया। और जब हम देखते हैं उस चीज की एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है, धर्म की राजनीति, वो बटेंगे कटेंगे फलाना ठिकाना जो भी वो कहे, उनको भी पता है कि भाई ये राजनीति अब चलने नहीं वाली है। और जाति की राजनीति भी एक हद तक सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है अगर देखा जाए तो। ये राजनीति, ये मैं इस चीज को मध्य प्रदेश मॉडल कहता हूँ, इसलिए क्योंकि लाडली बहना योजना अगर देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसको केजरीवाल से लिया गया, लेकिन विपक्ष में ने भी इनको अपने दूसरे राज्यों में जो है इम्प्लीमेंट किया और कुछ हद तक उन्होंने सक्सेसफुल पाया। ये एक मध्य प्रदेश मॉडल है अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज के ज़माने में ये है कि अगर हरियाणा में भी देखा जाए तो नायब सिंह सैनी ने भी कुछ ऐसे ही योजना चुनाव के नतीजे में लाया था। तो वो एक अलग एक अगला मॉडल है इस चीज़ का, हिंदुत्व की अगली मॉडल है, जहाँ पे फ्री भी जो है 18 करोड़ शायद एक आंकड़ा हो सकता है, उसमें 5 किलो राशन दिया जा रहा है अगर देखा जाए तो। इस तरीके से ये मॉडल अब आखिरी दौर के चल रही है अगर देखा जाए तो। और मैं ये कहूँगा इस चीज के फायदे नतीजे हमको ही भुगतना पड़ेगा, चाहे जो भी जीते।
मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए दूसरे पक्ष जीत भी गया तो ये जो सारे मॉडल है फ्रीबी का, वो भी उद्धव ठाकरे को कंटिन्यू करना ही पड़ता। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो जैसे ही मिल भी रहा है तो इनको भी क्यों ना कंटिन्यू किया जाए। और दूसरी एक जो कार्टून पत्रकार अपने आप जो कहते हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो ईवीएम को ये कहते हैं, गाली देते हैं। वो भी जो भी हो, मशीन से खेल हुआ हो या ना हुआ हो, हम उस तरीके से हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये भी एक तरीके से सीरियस नहीं है। हर चुनाव जब दूसरे पक्ष में चला जाता है ये तो चुप बैठ जाते हैं, और जब इसके पक्ष में चला जाता है तो ये ईवीएम की मशीन की राग अलापते हैं। और जो भी हो, अगर इसमें दो पक्ष है, एक चीज ये है कि नेगेटिव वोटिंग कहा जाता है। नेगेटिव वोटिंग जरूरी नहीं है कि सारे लोग, अगर देखा जाए तो जो भाजपा से निराश है वो विपक्ष को दे दिया जाए। यहाँ पे ये है कि विपक्ष इतना कमजोर है और इतना जो है गुट में बटा हुआ है अंदर खाने में, तो इसलिए लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो यहाँ पे जो मिल रहा है वही सही है। और जो ये दूसरा पक्ष आने वाला है ये ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है। अगर देखा जाए तो जो अडानी के समझौते में जो भी इन्होंने मुद्दा उठाया, वो दूसरे राज्यों में जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, और जो है तेलंगाना में भी ऐसे ही चल रहा है। तो कहते कुछ और करते कुछ और है विपक्ष की जो मैसेजिंग है। अगर ये भी देखा जाए तो इंडी गठबंधन में जो आपके उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि पुलिस ने भगा दिया वोटर को, तो वो तो ठीक है, वो सोशल मीडिया में दिख रहा है, कुछ लोगों को भगाया जा रहा है। अगर ये सीरियस होते अखिलेश यादव तो वो ट्विटर पे अपने प्रतिक्रिया ना देके जमीन पे उतरते और जो है अपने वोटर के लिए कुछ ना कुछ ये करते, व्यवस्था करते। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो नतीजा तो उत्तर प्रदेश में भी दिखा कि भाई 2 सीटें उनको जो मिलना था वो मिल गया। कार्टून पत्रकार तो चल रहे थे भाई, काफी सारे चीजें जो है 10 में 10 जो है अखिलेश को जा रहा है। यहाँ पे झारखंड जो है कांग्रेस को जा रहा है, और महाराष्ट्र में भी एक तरीके से इंडी गठबंधन की वापस हो रही। तो दो खेमे के पत्रकार अपने अपने तरफ से जनता को भरमा रहे हैं। तो ठीक है, मैं इतने रुक रहा हूँ, बाकी बाद में कहूँगा। कुछ बाकी छोटी सी चीज है उसको बाद में कहूँगा। ऐसा है कि ये जो चुनाव है, तो चुनाव में तो खैर उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इतनी एक तरफा जो है फैसले आएंगे महाराष्ट्र में या झारखंड में। दोनों जगह मुकाबले की बात थी कि दोनों जगह ही अच्छे मुकाबले होंगे, थोड़ी बहुत से हार जीत होगी। लेकिन झारखंड में एक तरफा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ये सब जीत गए, और भाजपा बहुत पीछे रह गई वहां। और महाराष्ट्र में ये सब एकदम एक तरफा हो गए और भाजपा और उनके गठबंधन वाले जीत गए, एनडीए गठबंधन। तो काफी अंतर से दोनों जगह ये हुआ। तो इसका जहां तक मैं समझता हूँ, इसके पीछे पहले तो महाराष्ट्र का अगर लेंगे तो महाराष्ट्र में तो ये उद्धव ठाकरे जो हैं, और इन लोग के बीच में तो पहले से ही मतलब टिकट बंटवारे के समय से ही सिर्फ फुटबॉल चल रहा था। तो इन लोग का तो ऐसे ही कोई बहुत अच्छा इमेज इन लोग का नहीं बन रहा था इनके बीच में। और फिर इनके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं लग रहे थे जो कि बहुत कायदे के हो, कुछ विकसित मुद्दे हों, ऐसा भी नहीं लग रहा था। फिर ये शरद पवार जो हैं, हालांकि इन्होंने खेल खेला है, लग रहा है कि हार गए हैं, लेकिन अजित पवार भी शरद पवार ही का है। हाँ, तो शरद पवार ने अपना खेल खेला है, वो दोनों तरफ से खेल रहे थे, तो एक तरफ से सफल तो हो गए वो। लेकिन वो जितना सफल होना चाहते थे उतना नहीं हो पाए। वे इतना होना चाहते थे कि उधर से एक को अगर निकाल दिया जाए तो इधर की सरकार बन जाए,
या इधर से निकाल दिया जाए तो उधर की सरकार बन जाए। तो उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कि हो ही गया। शरद पवार अजीत पवार के रूप में जिंदा है। और और शरद पवार तो खैर अपने अंतिम पारी खेल ही रहे हैं। उनको अंतिम अगर बेइज्जत नहीं होना है तो वो रिटायर हो जाए तो अच्छा रहेगा। और अजीत पवार जो वो भी ग्राउंड से वो रिलेटेड हैं भाई, इनसे तो काफी कम उम्र के हैं, तो उन्हीं को खेलने दिया जाए। और भाजपा का वो जो है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था, और वह नारा बहुत सफल रहा और आरएसएस ने वहां बहुत तगड़ी भूमिका निभाई, जो कि लोकसभा में नहीं निभाई थी। और योगी आदित्यनाथ का भी बहुत अच्छा असर वहां पर रहा। और इन लोगों की करतूतें लोग देख चुके हैं कि ये सब भ्रष्ट लोग हैं, विपक्षियों में दम नहीं है, देश विरोधी भी हैं, भ्रष्ट भी हैं और हिंदू विरोधी भी है। हाँ, तो इनके पास कोई ऐसी क्रेडिट नहीं है कि इनको दिया जाए। और ये जीतेंगे तो वही बदमाशी करेंगे। इन लोगों ने पहले से ही लिस्ट बना ली थी कि हम लोग क्या क्या करेंगे। हाँ, सब तो इसके पीछे लोग नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी शिव सैनिक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे और उनको चुनना था कि भाई उद्धव ठाकरे की ओर जाए कि शिंदे की ओर जाए। तो शिंदे चूंकि विचारधारा के समर्थक रहे हैं बाला साहब ठाकरे के, तो वही उनकी विचारधारा को ढो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वे लोग शिंदे के साथ ही जाना पसंद किए। और उनके साथ उद्धव ठाकरे तो एक तरह से जो है ना वो सबसे कंफ्यूज आदमी है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो जिस पार्टी को लेके चल रहे हैं, जिस परंपरा को लेके चल रहे थे, उसके ठीक विपरीत जाके काम कर रहे थे, हमको कैसे वोट देंगे लोग जी। तो ऊपर स्तर पर तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन अंदर मैनेज संभव नहीं है, जनता में मैनेज करना संभव नहीं है। और धीरे धीरे उनका और पता नहीं होता चला जाएगा जी। तो भाजपा ने काफी अच्छा मैनेजमेंट किया, बूथ मैनेजमेंट वगैरह भी सब कुछ अच्छा था और पूरी एड़ी चोटी लगा दी थी इन लोगों ने। पैसे भी इन लोगों ने खूब अच्छे उसमें वो लगाए थे, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भारत की एक तरह से आर्थिक राजधानी है, तो उसको किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाह रहे थे भाजपा वाले। उसके लिए चाहे जो करना पड़े तो उन्होंने किया, उनका वो सफल रहा अभियान। झारखंड में उनका सफल क्यों नहीं रहा? देखिए, महाराष्ट्र में तो एक मौलाना ने वो फतवा तो जारी कर दिया था और एक मुफ्त वोट देने की अपील की थी। झारखंड में इस तरह से नहीं हुआ। तो झारखंड में हिंदू वोट जो है एक तरफ नहीं हो पाया। और जिस तरह की गलती ये पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी कर रहे थे, उस तरह गलती हेमंत सोरेन ने नहीं की। हेमंत सोरेन कभी भी ऐसी गलती नहीं करते, वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। वो जो है कभी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलते और कभी मुसलमानों के समर्थन में एक तरफा नहीं होते हुए। तो वो बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हैं। इसीलिए जो है ना वहाँ हिंदू वोट जो है एकजुट नहीं हो पा रहा है। हिंदू एकजुट तभी होता है जब उनकी तरफ से कोई मौलाना इसी तरह से बयान देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हाँ, या हेमंत सोरेन या उसकी पार्टी के लोग जो है हिंदुओं के खिलाफ में बोलते या करते। तो ऐसा कभी उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं किया, ना उन्होंने किया ना उनके परिवार वालों ने किया है। और राहुल गांधी और कांग्रेसियों का प्रचार में ना आना वहां पर, यह भी उसके लिए अच्छा रहा, क्योंकि ये लोग आते तो फिर जो है हो सकता है कि इनकी तरफ से जो है हिंदू सब जो है विमुख हो जाते। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेसी सब उतना प्रचार नहीं किए, तो ये अच्छा रहा हेमंत सोरेन के लिए। और हेमंत सोरेन ने जो वहाँ 1,000 रुपया महिलाओं को जो हर महीना देने का वो जो है सिस्टम शुरू किया है, उसका बड़ा अच्छा असर आया है। हाँ, उसका बहुत अच्छा असर आया है, उसके कारण हुआ। और वहां पर भाजपा को भी अपने कुछ कमजोरी जो है अपने देखनी पड़ेगी। वहां पर क्या क्या कमजोरी है। एक तो एक लीडर नहीं प्रोजेक्ट किए जो हेमंत सोरेन के एकदम अगेंस्ट में, मतलब एक उम्मीदवार के रूप में रहता कि भाई हाँ यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जीतेंगे। तो हाँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। हालांकि महाराष्ट्र में भी वो प्रोजेक्ट नहीं किए थे इस तरह का, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी पर्सनालिटी के रूप में तीनों ही थे। यानी वहां देखा जाए तो एक तीनों ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनने योग्य हैं। शिंदे भी हैं और फडणवीस भी रहे हैं और अजीत पवार भी ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और झारखंड में
सिर्फ एक बाबूलाल मरांडी थे। और उनको भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि यही बनेंगे चीफ मिनिस्टर, तो वो दबे दबे से रह गए। तो ये सब बहुत सारे कारण हुए। झारखंड में मुख्य तो मुझे यही लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन का जो बैलेंस अप्रोच है ना, कि न हिंदुओं के समर्थन में जाना, न मुसलमानों के समर्थन में बहुत जाना। हाँ, वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, उसमें न कुछ बोलते नहीं है, धार्मिक मुद्दे पर वो कभी बयानबाजी नहीं करते और न कहीं साथ देते। ये जो है, ये न्यूट्रल स्टैंड उनका जो है, ये उनके बहुत काम आ रहा है। और इसीलिए बीजेपी को जब मौका नहीं मिल पा रहा है, अगर वो किसी एक की तरफ हो जाते ना तो मौका मिल जाता। तो मुसलमानों को वो अंदर से समर्थन देते हैं, लेकिन समर्थन बोल करके नहीं देते कभी भी। हाँ, बोल करके नहीं देते, अंदर से चाहे जो भी समर्थन दे रहे हो। और हिंदुओं का अपोज नहीं करते बोल करके, इसलिए जो है एकजुट वहां पर होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी वहाँ की जो आबादी है ना झारखंड की, तो अगर आबादी का विश्लेषण देखा जाए तो वहां पर 25% के आसपास जो है ये सब हैं आदिवासी सब। तो उसमें 15% तो उसकी तरफ है ही, हेमंत सोरेन की तरफ, और 10% भाजपा की तरफ है। और 15% के आसपास वहां पर मुसलमान भी है। तो 30% ऐसे ही हो गया। 5% के करीब वहां पर ईसाई भी हैं। तो 35% ऐसे हो गया। बाकी बैकवर्ड जातियां हैं जो हैं, तो वे भी बहुत सारे हैं उनके। तो उनका ऐसे जातिगत कॉम्बिनेशन और धार्मिक कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है जीतने के लिए। तो वह कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में नहीं बन रहा था जो यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए जीते हैं। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन की जो बात है ना, वो जो कहा जा रहा है कि वोट नहीं देने दिया जा रहा, भगा रहा है, ये तो एक प्रोपेगेंडा था, इसमें कुछ दम नहीं था। ये वीडियो का क्लिप जो है छोटा सा काट करके जिसमें से पुलिस खदेड़ रही है उसको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले का नहीं दिखला रहे कि उसके पहले उन लोगों ने क्या किया है कि पुलिस खदेड़ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो ये सब झूठी बातें थी कि पुलिस ने वोट नहीं देने दिया, ये सब नहीं है। हाँ, ये अवश्य हुआ है कि पहले ये लोग बुर्का पहन करके दे देते थे जो नहीं, तो इस बार जो है बुर्का खोल करके देखा गया है कि आइडेंटिटी सही है कि नहीं। और एक ही बुर्का में कई औरतें तो नहीं आ रही है। हाँ, बुर्का बदल करके तो उसको वो किया गया है। दूसरा जो है कि उसमें जो है कुछ जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है जहाँ, तो वहां पर जो है उसमें बहुत चेकिंग की गई है, जिसे डिले कराया गया है ताकि ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाए इनकी। तो एक वह किया गया है। और फिर जो है जानते ही हैं, जो बाई इलेक्शन होता है तो इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सब होते हैं ना, सब सरकार के समर्थन में ही रहते हैं, क्योंकि इसमें तो सरकार बनना बिगड़ना है नहीं। हाँ, तो उन्हीं को रहना है, उन्हीं की सेवा करनी है, लेनी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल तो सरकार के ही पक्ष में रहते हैं। और फिर योगी का जो है, योगी का यहाँ पर जलवा है। वो तो लोकसभा में अमित शाह की वजह से इतना कम सीट आ गया। अगर योगी को फ्री हैंड दिया गया होता ना, तो योगी जो है, जो अखिलेश यादव को इतने सीट आए थे और कांग्रेस को, वो नहीं आए होते। हाँ, वो जान लीजिए, वो योगी को नजरअंदाज करने के लिए, उनको डाउन करने के लिए जो फॉल प्ले किया था अमित शाह ने, उसके कारण ही ऐसा हुआ था। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो है इतना सीट नहीं लाने दिए होते उनको। और भाजपा की जो है अपने आप अपने बल पर मेजोरिटी होती। हाँ, तो इस बार फ्री हैंड था योगी को। हाँ, फ्री हैंड दे दिया गया था। तो फ्री हैंड दिया गया था तो उन्होंने बहुत अच्छा पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के एक चीज में मैनेज करके कौन कैंडिडेट जीत सकता है, हर चीज का डेटा करके सोच करके वो सब दिया था। और सभी जितने मंत्री और ये सब हैं, सबको जिम्मेवारी दी थी कि अगर हार गए तो तुम लोग की खैर नहीं है, समझ लेना, भगा दिए जाओगे सारे। हाँ, तो अब सबके ऊपर जिम्मेवारी दे दी गई थी। तो सब व्यक्तिगत रूप से पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे थे, पैसा भी झोंक रहे थे। हाँ, कि किसी भी तरह से हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये आखिरी मुद्दा है, ये आखिरी एक तरीके से देखा है।
आपने एक महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पे, वो हाईलाइट होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अंधाधुंध पैसा जो है उड़ाया गया, कि पानी की तरह बहा गया है। और दूसरा ये है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है अपने आप जो है कुछ चीजों में उन्होंने नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे कि भाई एक हेड स्पीच जो है झारखंड में एक वीडियो आया था जहाँ पे एक बच्चा जो है खा रहा है अपने घर में, जो है खा रहे हैं, ये एक जैन परिवार है, उस तरीके से दिखाया जाएगा। वहाँ पे दरवाजा तोड़ के सारे जो है मुसलमान आके उनके घर को कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरीके के हेट स्पीच को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है, दोनों महाराष्ट्र हो या गुजरात जो है झारखंड हो, उस तरीके से देखा जाए। ये इलेक्शन कमीशन का भी कुछ हद तक खेल है। और आखिरी मैं इस विश्लेषण को इस तरीके से कहूंगा जो बाकी लोग नहीं कहते, ये एक तरीके से देखा जाए तो संघ की 100 साल पूरी होने जा रही है। तो एक तरीके से एक आप ये कहिए गुरु दक्षिणा कहिए ये या जो भी कहिए, एक ब्राह्मण जो है सवर्ण मुख्यमंत्री उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है दूसरे बार, क्योंकि ये जो है संघ के लिए एक तरीके से एक गिफ्ट है। भाजपा सरकार बनने जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अडानी के ऊपर भी काफी हद तक शिकंजा कसा जा रहा है, जो है विदेशी ताकतें कर रही हैं। तो इसके कारण कुछ धारावी प्रोजेक्ट जैसे कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी एक तरीके से ठप पड़ रहा था। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो काफी हद तक मैनेज किया गया। अडानी की जो भविष्य है उनको भी एक तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। और मैं वही कर रहा हूँ जो मैं पहली बार कर रहा था कि भाई अगर भाजपा के जो भी एक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, अगर ये श्योर से काफी हद तक विक्ट्री जो है हम इस तरीके से सरकार बनाने वाले हैं, तो ये जो महाराष्ट्र की जो भी एक इलेक्शन है उनको पुराने डेट में ही एक तरीके से कर दिया जाना चाहिए था, जैसे कि हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र, इस तरीके से तीनों राज्यों को एक तरीके से कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि लाडली बहना योजना की जो किस्त है उनको सारे पहले लोगों की जो है फ्री भी उनको पहुंचाना चाहिए था, वो उन्होंने उस तरीके से पहुंचाया। और मैं इसलिए ये भी कह रहा हूँ कि तिजोरी को खोल दिया गया है, पूरी तरह से लूट रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये असर हुआ कि जो भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है लाडली बहना योजना की वजह से रुक रहा है। और ये हाल ही में न्यूज भी आया कि मध्य प्रदेश में एक इंडोर की कुछ प्रोजेक्ट है उनको रोक दिया गया क्योंकि तिजोरी खाली हो चुकी है दे के लोगों को। तो इसका दूरगामी असर बहुत नकारात्मक है। और दोनों विपक्ष हो पक्ष हो दोनों एक तरीके से चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो राजनीति में एक आखिरी मैं ये कहूँगा कि सैचुरेशन पॉइंट है कि लोगों की जो भी एक तिजोरी है देश के लिए वो खोल रहे हैं फ्री बी के बांटने से। और वो भी जो वसूलने वाले हैं वो टोल टैक्स से वसूलेंगे। और महंगाई जो भी आगे आएगा और लगातार कोई जो है अनाज में या वेजिटेबल में जो भी एक तरीके से मंदी में काफी हद तक महंगी हो चुकी है, तो आप ही से वसूलेंगे, आप ही से वो देंगे सारे जो सुविधाएं। तो मैं इस तरीके से कहूँगा। तो ये एक तरीके से संघ के लिए एक जो है एक तरीके से गिफ्ट है। 100 साल के पूरे होने से पहले उन्होंने एक सवर्ण ब्राह्मण मुख्यमंत्री उन्होंने महाराष्ट्र में बना दिया। मैं ये कहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस को किसी जातिगत आधार पर ही तोलना उचित नहीं है। वो काफी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, इसलिए ये कहना कि वो कोई ब्राह्मण है इस वजह से ही सवर्ण है इस वजह से ही उनको बनाया जा रहा है, नहीं, वो प्रतिभावान है, उनको पता है, वो संगठन की उनकी शक्ति है, संगठन को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो उनके पास काफी योजनाएं हैं और वो कर्मठी है। तो अपने प्रतिभा के बल पर वे पा रहे हैं, ना कि कोई गिफ्ट के रूप में। थोड़ा आवाज कट रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि वो अपने प्रतिभा के बल पर फडणवीस जो है देवेंद्र फडणवीस वो अपने प्रतिभा के बल पर पा रहे हैं जो भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट के रूप में नहीं पा रहे हैं वे,
उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा फडणवीस के ऊपर। फडणवीस स्वयं ही जो है उतना प्रतिभावान है कि उनको मिलना ही चाहिए, वे योग्य हैं उसके। उसमें जातिगत तो मामला का कोई बहुत ये मतलब नहीं है। और इसकी ये बात है कि ठीक है वो 100 वर्ष होने वाले हैं कि जो होने वाले हैं वो एक अलग मामला है, उसके आधार पर पब्लिक वोट नहीं देती है। 100 वर्ष होने वाले हैं, वो आरएसएस का अपना विंग है और उनके अपने संगठन है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया गया, उनको इस बार महत्व दिया गया, इसलिए ताकत झोंकी अपनी और पैसा भी लगाए और सब कुछ किए, वो हर चीज किए। और ये जो विदेशी शक्तियां हैं जी, वो ट्रंप के जीतने के बाद जो है ना, अब उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है। हाँ, अब उनके पास उतना दमखम नहीं है कि वो भारत में पैसा लगा लगा करके इनको जिताएं, राहुल गांधी एंड कंपनी को। हाँ, तो अब वे जान रहे हैं कि अब उनके दिन जो है बहुत थोड़े से रह गए हैं, 1.5 महीना के आसपास उनका जीवन अब है। हाँ, तो अब वो बहुत उत्पात करने की स्थिति में नहीं है और वे देख लिए हैं कि यहाँ मोदी के करंट को पलटना आसान नहीं है और वो ये भी जान रहे हैं कि अगर हम पंगा लेंगे तो मोदी बाद में और पलटवार करेगा। तो इस वजह से भी उन्होंने भी अपने हाथ उतने खींच लिए हैं, या पूरा सहयोग तो कम से कम नहीं ही किया है। तो ये बात भी रही है। अब रही जाति का सैचुरेशन पॉइंट वाला जो है ना जी, कास्ट पॉलिटिक्स का, तो ये बात मुझे भी कुछ प्रतीत होता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है ना वो अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आप कुछ और, आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कास्ट के लिए सब कुछ दे चुके हैं, अब क्या देंगे आप? हाँ, तो अब देने के लिए आपके पास बहुत कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत जो बचा है तो उतना से जो है आप कितना उसको एक तरफा मोड़ सकते हैं हल्का फुल्का के लिए, और खाली प्रॉमिस कर सकते हैं और उसका जो है कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। आप गणना ही करा लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप दे तो सकते नहीं कुछ। जी, आप गणना करा कर थोड़ी दे देंगे सब कुछ, तो पहले दिया जा चुका है, आप क्या देंगे? आप अगर नहीं दिया गया होता तो खैर उसका एक प्रभाव होता। अब आप कुछ भी अतिरिक्त, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हम 50% से ऊपर ले जाएंगे आरक्षण को। हाँ, तो आप ऊपर कैसे ले जाएंगे भाई? मनमाना है, आप ही जज हैं क्या? आप ही कोर्ट नहीं ना है, कोर्ट किस लिए है? तो सब आप ही ले जाएंगे, तब तो आप कह देंगे कि मैं 90% आरक्षण कर दूंगा, तो फिर देश का तो बंटाधार हो जाएगा। तो आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना देश। कोर्ट है ना, संविधान है ना, जिस संविधान की दुहाई देते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं, उस संविधान में क्या प्रावधान है, तो ये अभी तो आपको पता होना चाहिए कि खाली हाथ में डायरी लेके घूमने से थोड़ी हो जाएगा। आपको जब पता नहीं है संविधान में क्या लिखा हुआ है और क्या क्या जजमेंट आया हुआ है किसमें, तो 50% से ऊपर आप रेज नहीं कर सकते। हाँ, ये तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है और जज जो है आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये तो सैचुरेशन पॉइंट हो गया। रही बात धर्म की, जो आपने कहा कि धर्म भी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, धर्म की पॉलिटिक्स, तो ये मैं नहीं मानता ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। इसका कारण यह है कि अभी तो मैं समझता हूँ ना कि इसकी एक तरह से ये 20 वर्ष में धर्म की जो है पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है। अभी ये बहुत लंबा चलेगा। कितना लंबा चलेगा? ये जैसे जैसे मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी ये पॉलिटिक्स और गहराता जाएगा, जान लीजिए, और उत्पात की ओर जाएगा। ये भावनात्मक मुद्दा है, ये और उत्पात की ओर जाएगा। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ेगी, अब उनके वोट के लिए मार होगी, तो उनके काउंटर जो है हिंदू भी संगठित होंगे। तो अब हिंदू जोड़ो यात्रा जो भी निकल रही है, साधु संत लोग निकाल रहे हैं और नेता लोग भी निकाल रहे हैं, तो ये चलेगा। ये अभी सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं है, ये तो बहुत आगे जाएगा। अब इन लोग को सोचना है, विपक्षियों को, कि हम लोग क्या करेंगे कि जो है हम जो है इसका काउंटर कर सकें। अब उनको अपनी प्लानिंग बनानी है। तो ये तो धराशायी हो चुके हैं, चीन भी धराशायी हो चुका है, अमेरिका भी धराशायी हो चुका है और मुस्लिम वर्ल्ड भी धराशायी हो चुके हैं। अब इनको फंड कौन देगा? बहुत कम लोग फंड देना। इतने फंड की जांच हो रही है और इतने एनजीओ पर शिकंजे कस गए हैं कि अब इतना आसान नहीं है। और इतना ईडी और सीबीआई और सारे एजेंसियों को लगा दिया गया है, आईबी को और सबको,
और LIU को कि ये कहाँ जाएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी के गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकते ये। और इनके जहाँ जहाँ ये पैसा वैसा इधर उधर देने की कोशिश करेंगे ना, सब पकड़ लिए जाएंगे। और जो इनको सपोर्टर हैं और उनको भी दबोच लिया जाएगा। और अडानी के खिलाफ बोल बोल करके राहुल गांधी सोचते हैं कि कुछ माहौल बना दें, भारत की अर्थव्यवस्था गिरा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। अडानी को टारगेट किया जा रहा है, मतलब कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। जबकि अगर अडानी ने घूस भी दिया है तो इंडिया में दिया है ना, तो इंडिया की गवर्नमेंट ना उसका केयर करेगी। अमेरिका की सरकार को कौन सा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर हो गया कि उसने जो है वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया? वहां पर बिजनेस नहीं उनका, नहीं वहाँ बिजनेस है, लेकिन वहां पर तो उन्हें केस जो दर्ज किया गया इंडिया के आधार पर दर्ज किया गया है। वहां तो उसने फंड रेज ही नहीं किया, फंड रेज करने की सिर्फ जो है प्लानिंग बताई थी। फंड तो रेज अभी किया भी नहीं था। तो विड्रॉ कर दिया गया। तो वहां पर जब कुछ किया नहीं है, इवेंट यहाँ पर हुआ है, तो आप कैसे मुकदमा कर सकते हैं? और उसमें भी आपके पास इसका प्रमाण क्या है? कोई भी मुकदमा के लिए प्रमाण चाहिए ना, तो उस मुकदमे का तो कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगा, अंत में वो गिर जाएगा। वो मुकदमा नहीं चलने वाला ज्यादा लंबे समय तक बिना प्रमाण के, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी वहां पर डेट नहीं दिया है कि इस डेट को किया गया, ऐसे ऐसे किया गया, इतना रुपया लिया गया, कुछ नहीं। सिर्फ तुक्के में कहा जा रहा था कि ऐसा किया होगा, ऐसा घूस लिया होगा, घूस दिया होगा, इस तरह से ऑफिशियल ने घूस दिया होगा। जैसे ट्रूडो बोल रहा था, अंत में ट्रूडो ने देखिए कैसे अपना वापस ले लिया कि भाई इसको जानकारी नहीं थी, मोदी को, जयशंकर को, इस तरह की बातें बोलने लगा। तो इसी तरह से ये जो है, जो अडानी के विरुद्ध में ये सब किया जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये जगह जगह जो पोर्ट ले रहे हैं ना, अडानी खरीद रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, वो इंडिया के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इंडिया का बिजनेस गिराना चाह रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी लाना चाह रहे हैं, यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज गिराना चाह रहे हैं, यहाँ जो है भारत दूसरी जगह जाकर ना फैल जाए, दूसरे मार्केट में ना घुस जाए इंडिया के बिजनेसमैन, उसकी ही प्लानिंग चल रही है ये। हाँ, और ये राहुल गांधी को टूल बनाया गया है कि तुम जो कर सको। लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक कंपनी को या हर एक राष्ट्र को इस तरह से झेल करके उठना ही पड़ता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अडानी को भी उठना पड़ेगा इन सब चीजों से। लेकिन इस बार अडानी उठ गए ना, और उठ ही जाएंगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत व्यक्ति पुख्ता होता जा रहा है। वो हर जितना जो उसका लीकेज पॉइंट है ना, उन सबको भरता जा रहा है व्यक्ति। और महाराष्ट्र जब अब आ चुका है, केंद्र में सरकार है मोदी की, तो अडानी का कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमें तो नहीं लगता कि कुछ बिगाड़ पाएगा। और थोड़े ही दिनों में, अगर इसका कुछ शेयर गिरा हुआ भी है, थोड़े ही दिनों में वापस फिर आ जाएगा। मैं ये 2 मिनट लेके अब आखिरी विश्लेषण खत्म कर दूंगा। ये आखिरी विश्लेषण है। और हम एक देखते हैं, हर चुनाव में जरूरी नहीं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो। यहाँ पे हर चुनाव में ऐसा होता है कि फर्स्ट बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी की जीत हुई है उससे बीजेपी के अंदर खाने लोग हैं वो भी खुश हैं। और इसका दूसरा एक मैं ये कहूँगा कि आपने जो कहा अडानी के ऊपर जो है विदेशी ताकतें ये कर रही है, ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी अन्य उद्योगपति भी हैं उनको भी जलन होती है भाई, जो है एक उद्योगपति इतने जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ किया जाए। इस तरीके से दूसरे उद्योगपति भी षड्यंत्र में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग जो है अडानी के ऊपर एक ही व्यापारी जो है कब्जा कर दिया जाए तो दूसरे व्यापारी करेंगे क्या? तो उनको दुकान बंद करके घर बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो आखिरी एक और चीज है कि संघ ने सारे जो है व्यवस्था की और उन्होंने जीत हासिल की। ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक जरूर सही है। लेकिन जब संघ के लोग जाएंगे घर घर में और ये कहेंगे कि भाई हिंदू खतरे में है और फलाना डिकाना जो भी वो कहेंगे, और जब वो उपलब्धि की बात करेंगे ना तो काफी सारे सवाल उठेंगे। तो उपलब्धि की बात कम करेंगे और धर्म की बात बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये कहना कि भाई संघ ने जो है इसके भूमिका निभाई थी, इससे ज्यादा मैं ये कहूँगा कि अंधाधुंध पैसा इनमें जोक दिया गया था इस इलेक्शन में।
अकल्पनीय है, इतना इलेक्शन, इतना जो है खुला नाच हुआ था जो है पैसे का। पैसे की देखिए 25% भूमिका रहती है चुनाव में। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि 25% भूमिका पैसे की रहती है। पैसा विपक्षी पार्टियों को पैसा ना बांटने दिया जाए, उनका पैसा जब्त कर लिया जाए और अपना पैसा जो है बांटा जाए। हाँ, और कई तौर तरीकों से, जैसे फ्री बीज की आपने बात की, तो उसको दिया जाता है लोगों को। और जो ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको दिया भी जाना चाहिए भाई। उनको नहीं मिलेगा तो वो आखिर वोट देने का इनको क्या फायदा है। सोशल वर्क भी जो है ना, ये भी इनका सरकार का ये काम है, तो उनको दिया जाना चाहिए। हाँ, सबको नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनको तो कुछ दिया ही जाना चाहिए। चाहे आप उनको खाद्यान्न दे रहे हैं, राशन वगैरह दे रहे हैं, या उनके खाते में कुछ पैसा डाल रहे हैं, या और भी कोई चीज दे रहे हैं, कोई योजना, घर आवास दे रहे हैं, तो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो या जो भी दे रहे हैं, तो उनको तो दिया जाना चाहिए, तभी तो अपलिफ्टमेंट होगा गरीबों का। अब रही बात की भाई बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, तो सरकार इन पैसों का जो टैक्स लेती है तो उसका करेगी क्या भाई? टैक्स करेगी क्या ले लेकर के? खाली रोड बनाएगी? खाली रोड बनाएगी ऐसे तो है नहीं। और अमीरों को भी तो देती ही है सरकार, कई तरह से छूट देती है, तो फिर गरीबों के लिए भी कुछ होना ही नहीं चाहिए। गरीबों को कौन देखेगा जब सरकार नहीं देखेगी तो? क्योंकि उन बेचारों के पास उतनी प्रतिभा भी नहीं है कि खुद अपना उतना विकास कर सकें। तो फ्री बीज जिसको कहा जा रहा है, केजरीवाल ने जो शुरू किया था, बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, उसको फ्लैट नहीं देना चाहिए, ये नहीं कि सभी को दे दिए भाई। जो जेन्युइन लोग हैं उसको आप दीजिए, यह नहीं कि जो पैसे वाले भी हैं उनको भी आप दे रहे हैं, तो वह तो उचित नहीं है। तो फ्री बीज तो उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी पैसे का तो बहुत रोल होता है। तो ये जो पैसा पहुंचाया गया, जैसे मैंने कहा हेमंत सोरेन भी जो जीते हैं, तो वो 1,000 रुपया महीना दे करके 12,000 रुपया सालाना गरीबों को दे करके, तो उसके कारण उन्होंने अपने पक्ष में लिया है। तो वो योजना उनकी सफल रही है। चाहे आपने मध्य प्रदेश का कौन लाडली योजना की बात की, हाँ, तो वो भी सफल रहा। तो ये इसका मतलब क्या है कि इसका इंडिकेशन यह है कि जनता यह कह रही है कि भैया हमारा भी शेयर है संपदा में, हमें भी दो। खाली तुम ही लोग खाओगे, नेता लोग खाएंगे कि वोट देने वाले भी कुछ खाएंगे? तो उनको खिलाओ, जो खिलाएगा उसको वोट मिलेगा। बात सही है, क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए? सब अमीरों को ही क्यों मिलना चाहिए? रही कि उसको जोर पड़ेगा टैक्सेशन सिस्टम पर, तो टैक्स ठीक है, बढ़ाओ पैसा, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, टोल टैक्स बढ़ाओ, जैसे भी बढ़ाओ, लेकिन गरीबों को तो मिलना ही चाहिए पैसा। हाँ, तो वो तो मिलेगा। हाँ, अडानी की जो बात आपने कही थी कि दूसरे उद्योगपति भी उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो होता होगा, क्यों नहीं होगा भाई? एक ही जॉब में है, एक ही तो कंपटीशन तो होगा ही ना। एक ही बिजनेस में है तो कंपटीशन होगा, तो वो भी अपना लकड़ पेच लगाते होंगे। या जिसको वो कम पैसा देता होगा अडानी जिसको कम पैसा दे रहे हैं, मान लिया सभी को दान दे रहे हैं हर पार्टियों को, तो किसी को कम देते होंगे, किसी को बहुत ज्यादा देते होंगे, तो कम वाले ईर्ष्या करते होंगे। ये सब होता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, तो उसमें भारत का ये सिर्फ अडानी नहीं, सभी बिजनेसमैन को, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे जिंदल हो, चाहे जो भी हैं, उन सभी के खिलाफ में ही स्कीम बनती है। वहां पर कोई बढ़ने नहीं देना चाहता है। लेकिन अब भारत राइज कर रहा है। अब भाई 5वें पोजीशन पर पहुंच गया, हो सकता है 4था पर पहुंच जाए कुछ दिनों में, 3रा पर पहुंच जाए, तो ये तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा ना। वो ब्रिटेन जो भारत में शासन कर रहा था, भिखारी बनने की स्थिति में पहुंच गया है, कहाँ से वो बर्दाश्त करेगा? वो अमेरिका जो कि भारत को जिधर कहता था उधर चलता था, भारत को नौकर जैसा समझता था, अब देख रहा है कि आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, बल्कि अमेरिका के ऊपर ही भारत अब उल्टा दबाव बना रहा है, चाइना के ऊपर दबाव बना रहा है। तो यह तो फील होता है ना कि ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, तो इन लोग को दबाया जाए। तो दबाने का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली आप किसी को डाउन कर दीजिए, वो दब जाएगा। और क्या है दबाने का मतलब? किसी की इकोनॉमी खराब हो गई तो उसका जाहिर सी बात है, मिलिट्री पावर भी कमजोर हो जाएगी।
हाँ, उसका हर चीज कमजोर हो जाएगा, और जिसका बढ़ रहा है उसका हर चीज बढ़ेगा। तो ये कंपटीशन तो हो ही रहा है। और देख रहा है अमेरिका कि भाई हम तो लड़ाई में लगे हुए हैं, और ये इंडिया जो है किसी से नहीं लड़ रहा है, तो अपना विकास कर रहा है। सब लोग लड़ लड़ के गरीब हो जाएंगे, ये अमीर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए उन लोगों ने काट खोजा है ना, कई तरह के काट ढूंढ रहे हैं सब। काट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं बात अलग है, लेकिन ढूंढ रहे हैं, सब लगे हुए लगातार। मैं एक और दिलचस्प चीज आपको बता रहा हूँ। हमने जो डिस्कशन किया था ना वो हरियाणा के इलेक्शन में, तो यहाँ पे एक और प्रतिक्रिया ये आई सत्यपाल मलिक जी के द्वारा कि क्यों ना हम जाटलैंड बना दें अपने आप को। एक जाट जो है पाकिस्तान से लेकर वेस्टर्न यूपी तक एक अलग तरीके से जाटलैंड बना दे, अपने सरकार को ही चुन दे। तो एक असर ये भी हुआ है हमारे डिस्कशन जो भी किसी को द्वारा पहुंचाया वो तो यहाँ जितनी भी जाति है सब लोग उसका अपना एक लैंड ही बनाना चाह रहे हैं, हर लोग को देश ही चाहिए। हाँ, तो ऐसी इस तरह से देश बनेगा क्या? एक एक जो है एक एक जाति के लिए एक एक देश चाहिए, एक एक धर्म के लिए एक देश चाहिए, एक एक भाषा के लिए एक देश चाहिए। तो ये सब कुछ लोगों का फितूर है, किसी तरह से न्यूज में बने रहना चाहते हैं। और सत्यपाल मलिक की कोई हैसियत औकात नहीं है, वो तो एक चुनाव छोटा सा जीत नहीं सकता। हाँ, वो तो बीजेपी ने धक्का मार के निकाल दिया उसको, अब इधर मारे मारे फिर रहा है, कहीं कोई उसको ले नहीं रहा है। हाँ, उसकी कौन पूछ रहा है? वो एक जाट लैंड की तो बात छोड़ दीजिए, एक जाट गांव ही बना दे अलग से, तो समझे। एक यूट्यूबर है बाबा की करीकोटी, उन्होंने इसकी जवाब में ऐसा किया कि भाई जाटलैंड तो बनेगी, इसमें तो जाट तो है सिर्फ 15-20% मैक्सिमम एवरेज में, तो आप क्या बाकी जातियों को वोट देने के अधिकार देंगे कि नहीं देंगे जाटलैंड में? तो इन्होंने काफी जबरदस्त उनकी खिंचाई की, आप वो भी देखिए उस वीडियो को। बाबा की करीकोटी एक वीडियो है उनकी, चलाते हैं। हाँ, ये सब हंसी मजाक का विषय है, हंसने के लिए तो ठीक है। इसमें कोई गंभीरता वाली कुछ बात है नहीं। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। हरिओम।